हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। बात तब की है जब बिरजू काका जवान थे। बिरजू काका के पिताजी एक छोटे मोटे किसान थे और खेती किसानी के लिए एक जोड़ी बैल हमेशा रखते थे। उनका मानना था कि अगर खेती अच्छी करनी है तो एक जोड़ी अच्छे बैल हमेशा दरवाजे पर होने ही चाहिए। उस समय बिरजू काका भी खेती बाड़ी के साथ ही कुछ और छोटे मोटे कामों में अपने पिताजी की मदद करते रहते थे। बुआई से लेकर धान के बीज का खेत बनाने तक, कोलाहड़ में गन्ने की पेराई से लेकर गुलवर झोंकाई तक हर काम बिरजू काका बखूबी करते थे। एक बार की बात है कि बिरजू काका को अपने बैलगाड़ी पर भूसा लाद कर अपने एक बहनोई के वहाँ पहुँचाना था। दरअसल उनके बहनोई का गांव एक नदी के खलार में पड़ता था, जिससे वहाँ धान गेहूँ आदि नहीं हो पाता था, जिसके चलते पशुओं को चारे के लाले पड़ जाते थे। इसलिए हर साल बिरजू काका अपनी बैलगाड़ी पर भूसा पुआल आदि लादकर इनके यहाँ पहुँचा दिया करते थे। दिन ढल चुका था और बैलगाड़ी पर भूसा भी लद चुका था। बिरजू काका नहा धोकर शाम को लगभग 7 बजे बैलगाड़ी लेकर निकले। उन्हें अपने बहनोई के वहाँ जाने में लगभग पूरी रात का समय लगता था और सुबह 4-5 बजे पहुँचते थे। उन्हें एक बाल्टी, एक लोटा और एक डोर अपने पास रख ली थी तथा साथ ही बैलों को खाने के लिए एक झोली में गेड़ की छांटी भी करनी थी। बिरजू काका के बैल बहुत ही समझदार थे। जब वे एक बार रास्ते पर चल पड़ते थे तो गड़ो आन को काफ़ी आराम मिलता था, क्योंकि ये बैल बिना हाँके बराबर चलते ही रहते थे। इससे बिरजू काका को बार बार न बैलों को हाँकना पड़ता था और ना ही सामने से किसी गाड़ी आदि के आने पर साइड ही करना पड़ता था, क्योंकि आगे से किसी गाड़ी आदि के आने पर बैल खुद ही किनारा कर लेते थे। इतना ही नहीं, बिरजू काका कभी कभी बैलगाड़ी झपकी भी ले लेते थे और बैल आराम से अपने मार्ग पर बढ़े चले जाते थे। बिरजू काका को घर से निकले लगभग 3-4 घंटे हो चुके थे। रात के 10-11 बज चुके थे और अब वे जिस कच्चे खुरहुरिया रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता पूरी तरह से सूना हो गया था। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात भी अंधेरे में पूरी तरह गहरी नींद में सोने के लिए व्याकुल हो उठी थी। दूर दूर तक सन्नाटा और उस रास्ते के किनारे उगे हुए बड़े बड़े घास फूस और कुछ छोटे मोटे पेड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। खैर, इससे बिरजू काका को क्या फ़र्क पड़ता था। उन्हें तो इससे भी अंधियारी रात में दूर दूर तक, यहाँ तक कि बीहड़ इलाकों से होकर भी जाने की आदत थी। बैलों की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, पर वे रुकने वाले नहीं थे। बड़े चले जा रहे थे अपने मार्ग पर। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और बिरजू काका कमर को थोड़ा आराम देने के लिए घिघुर कर झपकी लेना शुरू कर दिए थे। रात के उस सन्नाटे को चीरती बैलों के गलों में बंधी घंटियां बहुत ही मनोहारी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। उस अंधेरी आधी रात में ये सुमधुर ध्वनि किसी भी नींद की गोद में भेजने के लिए काफ़ी थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बैल ठिठक कर रुक गए। बैलों के ठिठक कर रुकने से बिरजू काका हड़बड़ाकर उठ बैठे। अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने एक बैल की पूंछ पकड़कर जोर से एक आवाज़ निकाली, पर बैल फिर से 2 कदम चलकर रुके ही नहीं। थोड़ा पीछे भी हट गए, जिससे बैलगाड़ी का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। बिरजू काका किसी अनहोनी की शंका से तुरंत कूदकर बैलों के पास आगे आ गए और बैलों के शरीर पर हाथ फेरते हुए पुचकारने लगे। अब बैल भी थोड़ा शांत होकर खड़े हो गए। इसके बाद बिरजू काका उस रास्ते पर आगे की ओर नज़र दौड़ाई, पर उस धुत अंधेरे में उन्हें
कुछ दिखाई नहीं दिया, पर हाँ, ऐसा ज़रूर लगा कि आगे शायद कुछ लोग हो हल्ला कर रहे हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आगे क्या माजरा है। बिरजू काका को रात बिरात ऐसी परिस्थितियों से बराबर सामना हो जाता था। दरअसल आगे भूत प्रेतों का जमावड़ा था और वे इस अंधेरी रात में खेल खेलने में मस्त थे। खैर, बिरजू काका वहीं बैलों के पास से रुककर आगे का जायजा लेने लगे और मन ही मन इन भूत प्रेतों को कोस रहे थे कि उन्हें खेलना ही है तो थोड़ा रास्ता छोड़कर खेलते। वे कहीं रुककर इंतज़ार करने लगे कि भूत प्रेतों का खेल जल्द से जल्द बंद हो और वे आगे बढ़ें। पर 10-15 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद भी भूत प्रेत रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बैल भी अब कितना भी हाँकने पर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। बिरजू काका तो पूरी तरह से निडर स्वभाव के थे। उन्हें काहे का डर। और हाँ, उनके साथ में 2 बैल भी तो थे और उन्हें पता था कि अगर बैल थोड़ा हिम्मत दिखाएंगे तो ये भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनके दिमाग में एक विचार आया। वे अब बिना देरी बैलों के पगों को पकड़कर बैलों के आगे आगे चलने लगे और अब बैल भी उन्हें अपने आगे आगे चलता देख धीरे धीरे उनके पीछे हो लिए। भूत के पास पहुंचते ही एक अजीब घटना घटी। वे सारे भूत प्रेत अब अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें निकालने लगे। बैल थोड़े सहम से गए थे, पर बिरजू काका ने हिम्मत न हारते हुए बैलों को चुचकाड़ते हुए उन्हें आगे खींचने की कोशिश करते रहे। जब बिरजू काका थोड़ा आगे बढ़ते तो भूत प्रेत भी थोड़ा आगे बढ़ जाते, पर रास्ते से हटते नहीं और फिर से भयंकर भयंकर रूप बनाकर डरावनी आवाज़ें करते। अब बिरजू काका ने ताल ठोकते हुए उन भूत प्रेतों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो, पीछे क्यों घिसक रहे हो। एक बड़ा भयंकर प्रेत ने भयानक आवाज़ करते हुए एकदम से बिरजू काका के पास ही आ गया। बिरजू काका तो पहले से ही पूरी तरह से सतर्क थे। उन्होंने बिना देरी किए एक जोर का लात उस प्रेत को दे मारा और मार पड़ते ही वो प्रेत तिल मिलाकर थोड़ा दूर हट गया। अब कुछ भूत प्रेत उस मार के थोड़े किनारे हो गए थे और थोड़े डरे सहमे लग रहे थे, पर अब भी और गुस्सैल लग रहे थे। अब बिरजू काका की बुद्धि भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब तो बैल एकदम से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे और इस भयावह अंधेरी रात में इस समय अब किसी व्यक्ति के उस रास्ते से आने जाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी और बिरजू काका सुबह तक का इंतज़ार भी नहीं करना चाहते थे। बिरजू काका एक तरकीब सूझी। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और कड़क कर बोले, तुम इतने सारे हो और मैं अकेला, अगर हिम्मत है तो एक एक करके आओ, तुम सबको देखता हूँ। ये कहते हुए बिरजू काका ठहाका मारकर हंसे और ताली ठोकने लगे। बिरजू काका का ये रूप देखकर भूतों को लगा कि ये तो उनका मजाक उड़ा रहा है। भयानक अचानक वही भयानक प्रेत जिसे बिरजू काका ने एक लात मारा था आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने अपने दोस्त भूत प्रेतों से कहा कि तुम लोग अब तमाशा दे, कोई भी आगे ना बढ़े, मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। बिरजू काका उसकी बात सुनकर थोड़े सहमे, पर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्होंने कितने सारे प्रेतों से टक्कर ली थी और सबको धूल चटाया था। इसके बाद बिरजू काका ने वहाँ खड़े सभी भूत प्रेतों से कहना शुरू किया कि आप लोगों की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती कि आप लोग जो जवान देते हो उस पर सदा कायम रहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कोई भी बीच में नहीं आएगा और कौन जीता और कौन हारा इसका भी सही सही फैसला करेगा। इसके बाद बिरजू काका उस चुनौती स्वीकारने वाले भूत की ओर देखकर बोले कि अगर मैं हार गया तो तू जो भी बोलेगा वो मैं करूँगा, सदा के लिए तेरा दास हो जाऊँगा। अब उस भूत से ना रहा गया, उसने भी ताल ठोकी और तड़पा, तुझे मंजूर है और अगर मैं भी हार गया तो सदा के लिए तेरा दास हो जाऊँगा। इसके बाद तो बिना देर किए बिरजू काका और उस प्रेत में पटका पटकी शुरू हो गई। कभी बिरजू काका ऊपर तो कभी वो प्रेत। 10 मिनट तक लड़ते लड़ते दोनों थकने लगे थे, पर एक दूसरों में गुत्थम गुत्थी जारी थी। अब बिरजू काका को लगने लगा था कि कहीं वे कमज़ोर न पड़ जाएं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लड़ते लड़ते धीरे धीरे पास खड़े बैलों की ओर बढ़ने लगे। अरे ये क्या, ये तो
ये तो बिरजू काका की एक चाल थी जो उस आत्मा पर भारी पड़ चुकी थी। दरअसल लड़ते लड़ते दोनों बैलों के बीच में आते ही पता नहीं बैलों को क्या हुआ कि वे अपनी जगह पर ही रहकर इधर उधर अपना पैर पटकते पटकते अभी वो प्रेत कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे लहूलुहान कर दिए। दरअसल वे दोनों बैल केवल उस प्रेत को ही निशाना बना रहे थे और अपने पैरों से मार कर कुचल कर उसे अधमरा कर दिए। अब क्या उस प्रेत के कमज़ोर पड़ते ही बिरजू काका उस प्रेत को दोनों बैलों के बीच से खींचकर बाहर लाए और उसे लिटाकर उसके सीने पर बैठ गए। भूत ही बिरजू काका के जीत की घोषणा की। अब वो प्रेत बिरजू काका का दास बन चुका था। बिरजू काका के जीवन में ये शायद ऐसी घटना थी जो शायद उस समय के किसी भी इंसान के जीवन में ना घटी हो और ना ही भविष्य में घटे।